नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने खास कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। मैं हूं प्रीति। आज के इस कड़ी में बात होगी एक ऐसी समस्या की जो महिलाओं के लिए बेहद गंभीर है, एक संपन्न और खुशहाल परिवार के लिए बेहद गंभीर विषय है और संपन्न समाज के लिए भी बेहद ज़रूरी है। यानी कि मैं बात कर रही हूँ इनफर्टिलिटी यानी बांझपन के बारे में। महिला जो एक समाज का निर्माण करती हैं, एक खुशहाल परिवार का निर्माण करती हैं, लेकिन अगर उन्हें गर्भ धारण करने में ही कोई समस्या हो तो फिर उनके लिए ये एक बेहद गंभीर विषय बन जाता है। आज के कड़ी में हम जानेंगे कि बांझपन क्या है और उसके इलाज क्या हैं, यानी इनफर्टिलिटी आखिर होता क्यों है और फिर हम उससे कैसे निकलें, कैसे हम अपने बच्चे को जन्म दें बहुत ही खुशहाली के साथ, अपने परिवार में खुश रहें। ये तमाम बातें आज हम चर्चा करेंगे। इस पर विशेष जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विभाषिनी प्रसाद। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हमारा आज का विषय है कि जो इनफर्टिलिटी या जो बांझपन है, ये जो जिस तरीके से आज समाज में फैल रहा है, अभी के टाइम में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। क्या कारण है? क्या मनोविज्ञान कारण है या फिर कहीं ना कहीं जो शारीरिक समस्या है वो कारण है? ये तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं चाहूँगी हमारे दर्शकों को आप बताएं कि बांझपन एक्चुअल में मेडिकल टर्म में हम समझना चाहें तो ये क्या है, इनफर्टिलिटी क्यों हो जाती है, फिर इससे हम कैसे समझने की कोशिश करें तो है क्या ये बांझपन यदि देखा जाए तो पहले के लोग इसे अभिशाप कहते थे जी। लेकिन ये एक्चुअल में WHO के द्वारा ये रोग साबित हो चुका है। रोग स्त्री रोग का अगर बात की जाए तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड है ये, जिसमें कि ट्यूब, ओवरी, ट्यूब यानी फेलोपियन ट्यूब, ओवरी एंड यूट्रस की डिजीज़ेस जो है वो इस रोग को जन्म दे सकती है, मतलब उससे बच्चा नहीं हो सकता है। जी। ये तो स्त्री की हो गई बात। लेकिन यदि अगर ये आजकल के सिनेरियो में हमने ये देखा है कि मेल भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जहाँ पहले इनका स्पर्म काउंट जो होता था वो 160-200 मिलियन हुआ करता था, अब वो 40 to 60 ही मिलियन होते हैं। और ख़ासकर इन स्पर्म शुक्राणु जो होते हैं उनके चाल में भी काफ़ी जो तीव्रता होती है वो बहुत कम पाई जाती है, क्योंकि 100% जो होना चाहिए वो 40% उससे भी कम। तो ये सब मिलके इनफर्टिलिटी को जन्म देते हैं। क्या कारण लगता है आपको कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जो बदलाव आप बता रही हैं, ये बदलाव आखिर क्यों? कोई तो कारण होगा जो इस बदलाव का। ये आजकल महिलाएं जो हैं वो पहले अपने आप को इस्टेब्लिश करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि पहले हम अपने आप को कहीं अच्छे जगह पे पोस्ट ले लें, पैसा अच्छा कमा लें, बंगला कर लें, अपने को इस्टेब्लिश कर लें। और जब इस्टेब्लिश्ड हो जाती हैं तब तक उनका उम्र करीबन 34-35 हो जाता है और तब वो चाहती हैं कि अब हम बच्चा करें। आपको ये सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि मैक्सिमम फर्टिलाइजेशन रेट जो होता है, जिसमें कि अंडा हर महीने 9वां से 18वां दिन फूटता है, वो नॉर्मल तरीके से अगर जो फूटता है तो वो 20 से 32 साल तक ही महिलाओं का ये लिमिटेड पीरियड होता है, जिसमें कि ओवेरियन रिजर्व बिल्कुल सही होते हैं और वो 20 से 32 साल। तो मेरा ये कहना है सभी स्त्रियों से कि आप जो हैं सभी कुछ हासिल करें, आपको हासिल करना है और आप कर सकती हैं, लेकिन आपकी ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि आपको अपना परिवार भी बढ़ाना है। उसके लिए आप ये मैक्सिमम फर्टिलाइजेशन पीरियड को यूटिलाइज करें, जिसमें कि आप स्पॉन्टेनियस कंसीव कर सकती हैं और आपका परिवार पूरा हो सकता है। कई ऐसी चीज़ें हैं जिसे ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, जैसा कि मैम ने बताया कि उम्र का भी बेहद अहम रोल है। इसी पर देखिए हमारा ये खास रिपोर्ट। शिशु का जन्म परिवार में खुशियां लेकर आता है, लेकिन कुछ दंपति इस खुशी से वंचित रह जाते हैं। संतान का सुख जीवन का सबसे बड़ा सुख है। संतान का अभाव दाम्पत्य जीवन के कष्टप्रद होने का प्रमुख कारण है। संतानहीनता एक ऐसी समस्या है जिसके कारण व्यक्ति को अपने आप में
अपूर्णता की भावना बार बार रहती है। आजकल के व्यस्त जीवन के कारण महिलाओं और पुरुषों दोनों के ही विवाह देर से होना आम बात हो गई है। ऐसे में गर्भधारण में बाधा आ सकती है और निसंतानता जीवन के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है। संतानहीनता के कई कारण हो सकते हैं और संतानहीनता के कारण पुरुष या स्त्री दोनों में से किसी से भी संबंधित हो सकते हैं। कभी कभी समस्या केवल पुरुष या महिला में नहीं बल्कि दोनों में संयुक्त रूप से हो सकती है। पुरुषों और स्त्रियों में इसके कारण अलग होते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों स्वस्थ हों तथा कोई भी डॉक्टर या परीक्षण संतान न होने का कारण पता लगाने में असमर्थ हो। कई कारक हैं जो फर्टिलिटी को प्रभावित करते हैं और संतानहीनता का कारण बन सकते हैं। ऐसे में अधिक उम्र, पुरुषों में शुक्राणुओं व उनकी गतिशीलता में कमी, प्रजनन अंग में समस्या या विकृति, महिलाओं में गर्भाशय में समस्या, अनियमित माहवारी, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स यानी गर्भाशय की रसौली, फैलोपियन नलिकाओं में अवरोध और कई कारण संतानहीनता के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त धूम्रपान करना, शराब का सेवन करना, अत्यधिक वजन और मोटापा या हार्मोन में असंतुलन भी गर्भधारण में समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। संतानहीनता की समस्या को दूर करने के लिए इलाज किस विधि द्वारा किया जाएगा, ये विशेषज्ञ द्वारा तय किया जाता है और ये इस पर निर्भर करता है कि समस्या का कारण क्या है। मैम, जैसे इनफर्टिलिटी है या फिर अगर हम बात करें बांझपन की, तो क्या इसमें कोई ऐसी कोई खास रोग है? जब कई बार महिलाओं में कोई ख़ास रोग है जिसकी वजह से भी वो गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं, क्या इसमें कोई रोल है इनका? ये देखा जाता है कि बहुत फैलोपियन ट्यूब जो है, यूट्रस के बगल में भगवान ने हमें 2 फैलोपियन ट्यूब दिए हैं। यदि किसी भी महिला को अगर टीबी जैसी बीमारी हुई हो पहले भी, तो हो सकता है वो सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से वो ट्यूब खराब हो सकता है। वैसे कंडीशन में उसे बच्चा नहीं हो सकता, बिकॉज फर्टिलाइजेशन जो होता है वो ट्यूब में ही होता है। और अंडकोश में, यदि अंडकोश में अंडा बड़ा नहीं हो रहा है, उसके बॉडी मास इंडेक्स डिस्टर्ब्ड है, काफ़ी मोटापा है जिसके चलते ओव्यूलेशन सही समय पे नहीं हो पा रहा है, वैसे में भी बच्चा होना मुश्किल है, क्योंकि हर महीने अंडा फूट नहीं पा रहा है। तीसरी चीज़, यूट्रस में यदि उसकी लाइनिंग सही नहीं हो पा रही है, यूट्रस के कैविटी में जहाँ बच्चा को आके ठहरना है, 9 महीने रहना है, उसमें भी यदि अगर कुछ गड़बड़ी है, इन्फेक्शन है या फिर और भी कुछ जैसे कि रसौली बोलते हैं, फाइब्रॉयड बोलते हैं, एडिनोमायोमा एक कंडीशन है, वो भी बहुत जगह हम लोगों ने देखा है कि उस कंडीशन में भी बच्चा होना, यूट्रस की कैपेबिलिटी जो होती है बच्चे को रखने की वो कम हो जाती है। तो इन सब कंडीशन को पहले ठीक करना होता है, तभी हम लोग फिर इसी को इनफर्टिलिटी का इलाज कहते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आपने एक बहुत अहम बात बताई टीबी के बारे में। ये दरअसल कई बार लोगों को होता है, लंग्स में भी हो सकता है, एमडीआर टीबी जो है वो भी होता है। तो मैं इस पर थोड़ा चाहूँगी कि थोड़ा विस्तार से बताएं, क्योंकि अगर टीबी हो गई है तो इसका मतलब ये है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती हैं, क्या ऐसा है? इसे ज़रा थोड़ा सा बताएं। ऐसा नहीं है, हम लोगों ने ऐसा भी देखा है कि टीबी होने के बावजूद वो स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन भी हुआ है उन्हें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में, 70% केसेस में हमने देखा है कि यदि लंग इन्फेक्शन भी है, सांस की नलियों में प्रॉब्लम हुआ, टीबी का पाया गया, वो इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट किया फैलोपियन ट्यूब को। और अगर वो, जिसको कि जनरल टर्म में नस कहते हैं, तो वो यदि नस ही गड़बड़ा जाएगी तो फिर फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ, और फर्टिलाइजेशन एक बार नहीं होगा तो फिर बच्चा नहीं ठहर पाएगा। जाइगोट जो कि एम्ब्रायो तैयार होता है वही नहीं हो पाएगा। जी बिल्कुल। पुरुषों का अगर मैं बात करूं कि कितना रोल है, क्या केवल महिलाएं हैं इसके लिए जिम्मेदार हैं या फिर पुरुषों में भी कोई समस्या होती है जिसकी वजह से गर्भ धारण करना कठिन हो जाता है? अभी के समय में हम लोग जो देख रहे हैं वो 50% केसेस पुरुषों के तरफ से ही आ रहे हैं।
यूजुअली हम महिलाओं को का चेकअप तो कर लेते हैं और पुरुष, लेकिन आज के दौर में देखा जा रहा है पुरुष भी सामने आ रहे हैं जी। और वो कह रहे हैं कि हमारी भी जांच कर लें। और इससे सबसे अच्छी बात ये होती है कि दोनों का एक साथ एग्जामिनेशन करने से टाइम का बचत होता है, टाइम सेव होता है और निराशा कम हाथ में लगती है और हम लोग कर पाते हैं इलाज। आज जो आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि पुरुषों का भी कोई रोल है, तो हमने पहले भी आपको बताया कि पहले का जो काउंट होता था वो 200, 150 ऐसे देखने को मिलता था। बिल्कुल। मॉर्टेलिटी 100% मिलती थी, मतलब शुक्राणु के चाल वो 100% मिलती थी। आज के डे में वो 30%, लेस देन 30% ऐसे मिलता है। अगर काउंट सही भी है, नॉर्मल जो अगर देखा जाए तो हमें स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन के लिए 15 ही मिलियन चाहिए, लेकिन मॉर्टेलिटी उसकी मतलब शुक्राणु के जो चाल होने चाहिए वो 32% से नीचे नहीं होने चाहिए। WHO ने तो अभी जो किया है वो 42% है। हाँ, और टोबैको का यूज़, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन और बहुत सारे इंजन पे बैठ के बहुत देर काम करना जहाँ की हीट प्रोडक्शन होते रहता है, उन सब से शुक्राणु बहुत अफेक्टेड होते हैं। एडिक्शन, जहाँ तक एडिक्शन की बात है तो अल्कोहलिक, टोबैको, सिगरेट, गुटखा, ये सारी चीज़ें डेट्रीमेंटल हैं, बहुत ही घातक हैं शुक्राणु के लिए। तो इन चीज़ों का हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम उन्हें सलाह नहीं देंगे कि आप इनको छोड़िए, या तो बच्चा चाहिए या फिर ये चाहिए। जी। किसी विटामिन की कमी की वजह से भी क्या ऐसा होना, गर्भ धारण करने में कोई समस्या हो सकती है? विटामिन्स नहीं बोलेंगे, माल न्यूट्रिशन तो है ही है, माल न्यूट्रिशन से एज अ होल देखा जाए। लेकिन हाँ, हार्मोन जो होता है, हार्मोन की कमी से हो सकती है। हार्मोन जिसमें कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, तो एक वही मैंने कहा कि बॉडी मास इंडेक्स जो है वो मेंटेन करना निहायत ज़रूरी है, जिसमें कि बहुत पतला भी नहीं होना है और बहुत मोटा भी नहीं होना है। बिल्कुल। एक चीज़ है कि मैम, जब आज के समय, जब आपने बात किया कि आज के समय लोग थोड़ा टाइम लगा रहे हैं, तो एक सवाल यहाँ बनता है कि एक तो काफ़ी एज पे शादी करना, उसके बाद फिर थोड़ा सा स्टे करना कि हम थोड़े प्लान कर लें, तो ये कितना सही होगा? बहुत दिन तक गैप रखना, या फिर मैं एक चीज़ में और जोड़ना चाहूँगी कि दवाइयों का सेवन, गर्भ निरोधक गोली जो इस्तेमाल करनी है, या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल करना कि ठीक है अब हम 2-4 साल उसका वेट करके उसके बाद, क्या ये कहीं ना कहीं कारण बन सकता है इनफर्टिलिटी का? अगर देखा जाए तो गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं वो 3 साल से ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज उसके बहुत ज़्यादा ख़राब इफ़ेक्ट हैं लीवर पे। तो अगर आप गर्भ निरोधक गोली खा रहे हैं या किसी भी वजह से ले रहे हैं प्लानिंग के लिए ही, तो पहले तो अपना लीवर फंक्शन टेस्ट आप जरूर करा लें, नंबर 1। नंबर 2, आप स्पेस करने के लिए उसे यूज़ करें, लेकिन मैं नहीं कहूँगी कि आप प्लानिंग ही लेट करें, बिकॉज हमने पहले भी कहा कि गुड क्वालिटी ओसाइट जो होती है वो 18 से 32 तक में ही होती है, और आपको वो 18 से 32 में आपको किससे बच्चा चाहिए? गुड क्वालिटी ओसाइट से चाहिए या बैड क्वालिटी? अगर बैड क्वालिटी से चाहिए तो 35 के बाद ऑब्वियस आप वेलकम हो। जी, आजकल इनफर्टिलिटी अस्पताल बहुत खुले हुए हैं, आपको ART में जाना होगा, मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक में जाना होगा, तो आप उसको अवॉइड करें। व्हाई डोंट यू गो फॉर स्पॉन्टेनियस कंसेप्शन? बिल्कुल, आप कंसीव करो। जैसे आपके लिए पढ़ाई ज़रूरी है, एक महिला होने के नाते आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको गर्भधारण भी करना है और आपको परिवार को बच्चा भी देना है। जी, तो ये आपका बहुत बड़ा योगदान होगा यदि आप 32 साल के पहले ही बच्चा कर लें। जी, पढ़ना आप 60 साल में भी पढ़िए, 90 साल तक पढ़िए, बिल्कुल, किसने रोका है? बिल्कुल। ये तो बात हुई कि जो वर्किंग है या जो शहर की जो महिलाएं हैं, या फिर मैं शहर भी नहीं कहूँगी, ग्रामीण क्षेत्र में भी आजकल ऐसा हो रहा है कि थोड़ा लोग स्टे कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल यहाँ और भी है, जो बहुत सारी ऐसी महिलाएं भी हैं जो शादी के तुरंत बाद चाहती हैं लेकिन वो कंसीव नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे में शादी के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उनमें इस तरह की समस्या नहीं हो और वो जल्दी कंसीव कर जाएं? देखिए, आपका ये
बहुत अहम सवाल आपने पूछा है, क्योंकि आजकल जो देखा गया है, लाइफस्टाइल नहीं बोलिए, आजकल जो सोशल कल्चर बदल रहा है कि शादी भी हो गया जल्दी, 20 साल में शादी भी हो गई, 22 साल में, जो कि आजकल नहीं हो रहा है। 24 साल के पहले कोई शादी करते नहीं है, ठीक है। लेकिन उनका जो लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, उसके चलते उनका मोटापा बढ़ गया। तो मोटापा बढ़ने से उनका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो डिस्टर्ब हो गया। वो बॉडी मास इंडेक्स जो है वो आपके हार्मोन को नियंत्रित करता है, मतलब वो डायरेक्टली रिलेटेड टू इंसुलिन, और या आप कहें मेटाबॉलिक प्रॉब्लम को जन्म ना दे, उसके लिए है वो। तो बॉडी मास इंडेक्स को आपको मेंटेन करना निहायत ज़रूरी। आप वेट मेंटेन करें, आपका इंसुलिन जो है वो रेजिस्टेंट नहीं होगा, और उससे बहुत सारी जो रिलेटेड एबनॉर्मेलिटी है, जैसे वो स्टिमुलेट करता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है ये क्या करता है कि आपका बॉडी में, आप एक बार मोटापा बढ़ गया, इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा, वो ऑलरेडी रेजिस्टेंस हो डेवलप कर गया, उसका काम क्या है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म को ठीक से रखना, मतलब ग्लूकोज को इंट्रासेलुलर कराना। वो क्या कर रहा है, अपना काम ठीक से कर नहीं रहा है। हमारे बॉडी में कंपनसेटरी मैकेनिज्म लगे हुए हैं। पैनक्रियास सोचता है कि हमारा मेटाबॉलिज्म ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो और भी इंसुलिन ब्लड में भेजता है, और जब इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है तो वो ओवरी को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज मोर ऑफ द एंड्रोजन। और आप देखेंगे कि बहुत सारी मूछें और बाल, बिल्कुल चेस्ट में बाल, लोअर एब्डोमेन में बाल, ये सारी चीज़ें बताती हैं कि इन्हें हार्मोनल प्रॉब्लम है। आप सामने से देख के, हम लोग देख के डायग्नोज कर लेते हैं कि इन्हें ये प्रॉब्लम है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की, जिसमें कि अंडा अपने समय पे, जो कि 9वें से 18वें दिन में उसको ओव्यूलेट करना चाहिए, फूटना चाहिए, फॉलिकल का फूटने के बाद वो oocyte रिलीज होना चाहिए, वो नहीं हो पाता है, और ये बहुत बड़ा कारण है इनफर्टिलिटी का। बिल्कुल। लेकिन फिर साथ ही साथ ये भी है कि इलाज भी मुमकिन है, ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं और है। ये बहुत ही इजी है। जैसा कि मैंने कहा, बॉडी मास इंडेक्स आप मेंटेन करें। एक सिंपल सा दवा है, वो है मेटफॉर्मिन और मायोइनोसिटॉल, वो हम लोग देते हैं। आप लाइफस्टाइल 2 तरीके से आप मेंटेन कर सकते हैं, एक डाइट और एक्सरसाइज। डाइट में आप हाइपरग्लाइसेमिक फूड को ना लें, जैसे चावल, चीनी, मिठाई, चिप्स, या फिर आप मकई को यूज़ ना करें। मकई का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और उसके अलावे ये कोल्ड ड्रिंक्स नहीं लें, उसमें बहुत ज़्यादा है। सॉस नहीं यूज़ करें, सॉस में भी बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव और चीनी है। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करके आप अपने बॉडी मास इंडेक्स को आप मेंटेन करें, और आपका सारा चीज़ ठीक होगा। फिर ओव्यूलेशन सही होगी, इनफर्टिलिटी नहीं होगी, फिर फर्टिलिटी होगा। बिल्कुल। मैम, अब हम बात करना चाहेंगे कि जो जैसे एक ऑप्शन है, अगर बहुत सारी ट्रीटमेंट कराने के बाद भी, कई साल तक इलाज कराने के बाद भी जब नहीं हो पाता है, वो इनफर्टिलिटी उनमें बनी रह जाती है, जो कहें कि बांझपन या गर्भधारण नहीं कर पाती हैं, तो ऐसे में फिर किस ओर जाना चाहिए, क्या होता है, ये आप बताएं। यदि महिलाएं 32 के पहले आती हैं तो उन्हें इनकरेज किया जाता है कि आप स्पॉन्टेनियसली कंसीव करो। और उसमें हम लोग करते क्या है कि उन्हें पहले वही कारण ढूंढते हैं कि डायग्नोसिस करते हैं, परफेक्ट डायग्नोसिस पे आते हैं, और तब उनको जो भी दवाई देनी होती है वो देते हैं। यदि जैसा कि कहा कि PCOS है तो PCOS को ठीक किया पहले, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम को। अगर ट्यूब का प्रॉब्लम है तो उसको देखने के लिए सही चीज़ जो है वो है लैप्रोस्कोपी, दूरबीन वाला, है ना, ऑपरेशन। उसमें नाभि के नीचे इतना बड़ा कट लगता है, मात्र 10 mm का, 1 सेंटीमीटर। उसके थ्रू हम लोग दूरबीन ले जाते हैं और अंदर की चीज़ें, पेल्विक ऑर्गन्स के का इवैल्यूएशन कहते हैं इसको, जिसमें कि ट्यूब सही है, यूट्रस सही है, अंडकोश सही है, कहीं एडिशन तो नहीं है, सटा तो नहीं है। उसमें नीचे से फिर डाई डालते हैं तो वो गिरते हुए दिखता है। बहुत सारे जगह ब्राउन पार्टिकल्स होते हैं, जो कि एंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन होता है जिसमें वो एडिशन ज़्यादा रहता है, या हेमोरेजिक स्पॉट्स होते हैं, वाइट
क्या बोलेंगे, वाइट स्पॉट्स होते हैं, तो दीज आर स्ट्रक्चर्स होते हैं यूट्रस और ओवरी जाके सटा होता है पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द यूट्रस से। तो ये सारी चीज़ें हमें जब दिख जाती हैं आँख से, लैप्रोस्कोपी क्या है, आँख से आप देख रहे हो, जब एक बार दिख जाती है तो इलाज करने में काफ़ी आसानी होती है जी। लैप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी, हिस्टेरोस्कोपी मीन्स दूरबीन से आप यूट्रस के अंदर देख रहे हो। ये तो हमने पेट से देखा, पेट से पेल्विस में देखा, तो ऊपर से देखा यूट्रस को, फेलोपियन ट्यूब को और अंडकोश को, दोनों साइड में। लेकिन आप हिस्टेरोस्कोप से यूट्राइन कैविटी के अंदर देखते हो, अंदर देखते हो तो वहाँ पॉलिप है, मस्सा है, और वहाँ जो ट्यूब के अंदर की ओपनिंग है वो खुली है या नहीं खुली है, वो सारी चीज़ें हिस्टेरोस्कोपी। तो केवल लैप्रोस्कोपी नहीं, हिस्टेरोलैप्रोस्कोपी इज एसेंशियल और यू कैन से इट्स अ गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें देखने के बाद फिर IVF की तरफ जाते हैं। नहीं, इसके जो रिजल्ट हैं आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि बहुत केसेस में उस समय तो लगता है कि ब्लॉक है, वो नहीं आता है, जो हम कहते हैं ना कि पेटेंट है वो ट्यूब, वो नहीं आता है, और बाद में पेशेंट कंसीव करके आ रही हैं। तो लैप्रोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपी का जो रिजल्ट है वो 48 to 50% है, लेकिन विद इन एज, बिल्कुल, मतलब 32 के पहले। तो आप 32 के पहले यदि आती हैं तो ही हम इस ऑपरेशन को करते हैं, अन्यथा नहीं करते हैं। अब ये जब 50% में फेल होता है, देन वी यूज टू गो फॉर असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, ART। ओके, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक में IUI, इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन, जिसमें कि हस्बैंड के सीमेन को हैंडल करते हैं, वाइफ का अंडा नहीं निकालते हैं जी। फिर अगर वो 3 साइकिल फेल किया तो फिर IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, एंड वो अगर मेल का प्रॉब्लम है तो फिर ICSI, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन जी। IVF को लेकर बहुत गंभीर सवाल बनता है मैम। जैसे कई बार एक तो IVF को लेकर बहुत मिथ भी थे, अब लोग बहुत जागरूक भी हुए हैं, इसकी ओर बढ़ भी रहे हैं, लेकिन एक जो चीज़ें हैं कि क्या इसमें अपना बच्चा नहीं होता है, पहला मिथ, क्योंकि ये थोड़े से हैं, लोग सोचते हैं कि शायद अपना नहीं है, तो पहले तो इसको थोड़ा सा क्लियर करें। दूसरी चीज़ कि किस एज तक IVF भी करा लेना ज़्यादा सही होगा? आपको बता दूं कि IVF जो है वो 50 इयर्स तक आराम से करा सकते हैं, लेकिन इसका एज क्यों लिमिटेड है? 28 से 35 तक ही मैं बोलूँगी, यदि आपका 35 बोलिए, 35 या 40 मैक्सिमम, जो एज एक्चुअल एज है वो 39 to 40 ही हम लोग करते हैं, क्योंकि उसमें अपना जेनेटिक चाइल्ड को देखना है। IVF में आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि ये दूसरे का होता है, बिल्कुल नहीं। IVF हम लोग तब करते हैं जब ट्यूब में गड़बड़ी है, अंडा आप ही का है, बच्चेदानी आप ही का है, अंडा हमने निकाला है ना, ट्रांसविजनल सोनोग्राफी प्रोब होता है एक, उस प्रोब के सहारे एक निडल जाती है, उस निडल से हम ओवरी में फॉलिकल को ग्रो कराते हैं सुई दवाई से, और उसको हम निकालते हैं 12वां से 15वां दिन के बीच में। जी। तो वो बिल्कुल पंक्चर तरीके से, कोई चीर फाड़ नहीं, निकाल लिया उसको, वेरी सिंपल प्रोसीजर। हाँ, और उसके बाद वो उसको फर्टिलाइज करते हैं हस्बैंड के सीमेन से लैब में जी। स्पेशलाइज लैब होता है, IVF लैब होता है, वही खर्चीला होता है, इसी से खर्च थोड़ा बढ़ जाता है। वहाँ पे उसकी फर्टिलाइजेशन, उसको 48 आवर्स उसमें रखा जाता है, फर्टिलाइज करते हैं, दोनों मिलते हैं आपस में, ये भी स्वतः हो रहा है, बिल्कुल, ये भी स्वतः फर्टिलाइजेशन बाय नेचर हो रहा है, नेचुरल हो रहा है, बिकॉज उसका भी शुक्राणु का भी जो काउंट है और चाल है बिल्कुल नॉर्मल है, और यहाँ इंडिकेशन है कि आपका ट्यूब सही है नहीं, एडहीजन है, जिसके चलते पिकअप जो होता है, अंडा पिकअप करता है, ऐसा है, फेलोपियन ट्यूब जो है ऐसा है, और ओवरी है यहाँ पे, अंडा निकला उसको पकड़ लेगा वो, अपने अंदर कर लेगा, और जब वो खुद ही खराब है तो वो पिकअप कर नहीं पाता, तो उसको हम लोग निकाल लेते हैं अंडे को बाहर, स्पेशल मीडिया में रखते हैं, और तब वो लैब में देते हैं, एम्ब्रायोलॉजिस्ट उनको स्पर्म के साथ उसको रख देती है, और ये फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो अप टू 39 सेल्फ अंडे से हम लोग फर्टिलाइज कराते हैं, और रिजल्ट भी मिलता है। रिजल्ट यही है कि कम है इसमें, मैक्सिमम 30 to 40%।
बिल्कुल। इसको हम लोग 3 साइकिल लेके चलते हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट में यूजुअली 20%, तो इस सेकेंड में 40% और थर्ड में 60% चांसेस होती। क्यों? आप पूछेंगे क्यों? बिल्कुल। तो ये सिंक्रोनाइजेशन और ये जो है दवाइयों का इफेक्ट जो होता है वो एक तरह से बोला जाए उसको कंसेक्यूटिव साइकिल यूज करने से वो काम करता है और इसकी वजह से उसके परसेंटेज बढ़ जाते हैं। सरल अगर भाषा में बोलें तो जो चीज़ें हम अंदर नहीं कर पा रहे हैं उसको फर्टिलाइज आप बाहर कर रहे हैं। बस यही चीज़ें हैं जिसे समझना पड़ेगा कि IVF एक्चुअली यही है। मैम, जीवन शैली या खान पान कितना बड़ा रोल अदा करता है एक खुशहाल गर्भ धारण करने के लिए, या फिर कहें कि एक अच्छी कंसीव के लिए? पहले के ज़माने में जो हम लोग खाते थे एक बैलेंस्ड डाइट, उससे अच्छा तो मैं नहीं कहूँगी कि ये है। बिल्कुल बिल्कुल नहीं कहूँगी, क्योंकि हम लोगों का जो होता था वो डाइट चावल दाल हरी सब्जियाँ, वो बिल्कुल इंक्लूड चटनी, बिल्कुल वो थोड़ी ही सी रहती है, धनिया की चटनी या पुदीना की चटनी, वो हमें बहुत ज़्यादा, प्लस सीजनल फ्रूट्स, ये सारे डाइट बहुत ज़रूरी है। यानी अगर देखा जाए तो जो हम भारतीयों का जो खान पान है, जो परिवेश है, एक्चुअल में हम उस पे ही सुटेबल बैठते भी हैं। मैम, अब हमारा वक्त हो चला है दर्शकों से विदा लेने के लिए, और आपने अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए निकाला है स्टूडियो में आके, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। कई ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें ध्यान देना बेहद अहम है, खास करके कंसीव कैसे किया जाए, इनफर्टिलिटी को दूर कैसे किया जाए। इन तमाम बातों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ बातों पर ध्यान दें। देखिए ज़रूरी बातें। बांझपन एक ऐसी स्थिति है जिसमें महिला गर्भ धारण करने की कोशिश करने के 1 साल बाद भी गर्भवती नहीं हो पाती हैं। ओव्यूलेशन संबंधी विकार, एंडोमेट्रियोसिस, कम शुक्राणुओं की संख्या या कम टेस्टोस्टेरोन के कारण गर्भधारण करने में समस्या आ सकती है। उम्र बढ़ने के साथ बांझपन का जोखिम बढ़ता है। अगर 1 वर्ष से अधिक समय से गर्भधारण नहीं कर पा रही हैं तो आपको किसी विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। बांझपन के कारणों का पता लगाने के लिए पुरुष और महिला दोनों का मूल्यांकन करना आवश्यक है। महिलाओं की प्रजनन क्षमता 30 की उम्र के बाद कम होने लगती है, इसलिए अगर आप 35 वर्ष से अधिक की हैं और गर्भधारण करने में परेशानी हो रही है तो जल्दी से विशेषज्ञ से संपर्क करें। बांझपन के उपचार में दवाएं, सर्जरी, IVF शामिल हो सकते हैं। तो आज का हमारा ये अंक खास था उन महिलाओं के लिए जिन्हें इनफर्टिलिटी की समस्या है। उन्होंने जाना कि इनफर्टिलिटी को कैसे दूर कर सकते हैं। IVF जो कि आज के समय में बहुत ही कामयाब माना जा रहा है और सक्सेसफुल भी है, इसकी ओर भी जाना उचित होगा। तो ऐसे कपल्स जो अभी बच्चों के लिए जिन्हें चिंता है, अपनी जो मानसिक स्थिति है उसको ठीक करें, क्योंकि जो टेंशन है, जो चिंता है, ये भी कहीं ना कहीं आपको रोग से भरा बनाता है, यानी कि रोग युक्त हो जाती हैं, आप टेंशन में कंसीव नहीं कर सकती हैं, ऐसी चीज़ें भी कहे जाते हैं जो हमारे विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा। तो उम्मीद है आज का हमारा ये अंक आपको पसंद आया होगा। अगले अंक में नई जानकारी के साथ फिर से हाजिर रहूंगी, तब तक के लिए नमस्कार।